स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन वीडियो क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहला चैप्टर यानी कि द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड को लेके बात कर रहे थे, तो वहां पे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज इस वीडियो में हम करेंगे द क्लास असाइनमेंट पार्ट, यानी कि हम जितना तक रिवाइज किए हैं उसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ये क्लास असाइनमेंट पार्ट होते हैं इनमें 5 विभाग होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए, बी, सी यानी कि ये जो पहला 3 विभाग होते हैं इनमें हम एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इसमें सेक्शन ए यानी कि जो सबसे पहला हमारा सेक्शन रहता है, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाता है और हमें तय करना पड़ता है कि सही जवाब कौन सा है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल कौन सा है। बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही साइंटिफिक नेम को, एक ही स्पीशीज को जो साइंटिस्ट है वो डिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी 2 नाम दिया जाता है। पहले कोई साइंटिस्ट एक नाम से उसे डिस्क्राइब किया, बाद में कोई दूसरा साइंटिस्ट उसे दूसरे नाम से डिस्क्राइब किया। तो ऐसी हालातों में क्या होता है, क्या जो नाम सबसे पहले दिया गया था, जो फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था, उसी को वैलिड नेम के तौर से जाना जाता है, या फिर जो लेटेस्ट नाम यानी कि उसके बाद जो नाम दिया गया उसको वैलिड बोला जाता है, या फिर पीपल कोई भी एक नाम यूज कर सकता है उन दोनों में से, या फिर सारे के सारे नाम को डिस्कार्ड किया जाता है और एक नया वाला नाम दिया जाता है उस स्पीशीज का। तो यहाँ पे हमारा कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शंस दिया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है डी करेक्ट है, उसके बाद दिया गया है क्या बी करेक्ट है, उसके बाद बोला गया है क्या सी करेक्ट है, या फिर कौन सा वाला, ये वाला करेक्ट है। तो कौन सा होता है सही जवाब इन चारों में से? याद कीजिए हमने लॉ ऑफ प्रायोरिटी के बारे में पढ़ा था, जहां पे क्या बोला गया था कि नहीं, जो सबसे पहला जो साइंटिस्ट उसको डिस्क्राइब किए थे वही होगा उसका वैलिड नेम, उसका बाद का कोई भी नाम वैलिड नहीं होगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, यानी कि जो नाम पे पहली बारी पे डिस्क्राइब किया गया था उस स्पीशीज को वही होता है जो वैलिड साइंटिफिक नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, देखिए जो स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर्स या जार्स पे इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, वो कहाँ पे देखा जाता है? क्या हम वो जू पे देख पाते हैं, क्या हम वो कोई पार्क पे देख पाते हैं, क्या म्यूजियम पे देख पाते हैं, या हर्बेरियम पे देख पाते हैं? देखिए ऐसा जो सवाल होते हैं यहाँ पे सबसे आसान सा तरीका होता है ऐसा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो कि आप ऑड वन आउट करो। देखो जहाँ पे हम कंटेनर्स पे यानी कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर ये रखते हैं तो वो जू तो कभी नहीं हो सकता, पार्क भी नहीं हो सकता। अभी हर्बेरियम जो है हमें पता है बेसिकली द फुल नेम इज हर्बेरियम शीट, क्योंकि वहां पे पेपर के ऊपर चिपकाया जाता है, कोई प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन को तो सवाल ही नहीं। तो हमारा सही जवाब हो गया क्या, म्यूजियम। चलिए देख लेते हैं, एग्जैक्टली म्यूजियम ही है हमारा सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है इनमें से कौन से वाले में आप घर पे बिठा के, मतलब कौन सा वाला टैक्सोनॉमिक एड जिसके बारे में हम पढ़े थे उसको आप घर बैठे बना सकते हो? फॉरेस्ट को बना सकते हो, बॉटनिकल गार्डन को, कीज को, या फिर जूलॉजिकल पार्क को। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये तीनों तो पहले ही नॉलिफाई हो जाएगा, तो बचा कीज। कीज को आप घर पे बैठा बना सकते हो, जो आप जिसके जरिए टैक्सोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें मदद मिलता है। ठीक है, अभी अगला सवाल देखिए, इसमें से व्हाट इज द डिफरेंस क्या है बिटवीन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ डिवीजन एंड फाइलम? डिवीजन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जब हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में बोले थे, वहां पे डिवीजन और फाइलम करके एक टैक्सा के बारे में हम पढ़े थे। तो वहां पे देखो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सही है, फाइलम इज मोर एक्सक्लूसिव देन डिवीजन, या फिर डिवीजन इज मोर एक्सक्लूसिव कैटेगरी, या फिर डिवीजन रेफर्स टू प्लांट्स जहां पे फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर फाइलम मोर इंक्लूसिव कैटेगरी है? कौन सा है सही जवाब? याद करके देखो, हमने पढ़ा था कि फाइलम हम केवल माच एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। तो सही जवाब हो गया ये वाला, क्योंकि हम डिवीजन कभी भी एनिमल्स के लिए यूज नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। वायरस डिफर करते हैं बैक्टीरियम से, कैसे? देखो सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है उस पर डिफर करता है। डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल विद नो राइबोसोम, उसके अंदर राइबोसोम नहीं रहता, इस पे डिफर करते हैं।
डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इस पे डिफर करते हैं या फिर साइटोसॉल पे डिफर करते हैं? हमारा सही जवाब क्या होगा? वायरस बैक्टीरियम से डिफर करते हैं एक ही बारे में, यानी कि डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल which is devoid of ribosome, कोई भी राइबोसोम नहीं होता। चलिए देख लेते हैं क्या यही सही जवाब है कि नहीं। एग्जैक्टली यही है हमारा सही जवाब, क्योंकि वहां पे that contains डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल विथ नो राइबोसोम, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। बोला गया है which of the following scientists started the practice of using biological names, बायोलॉजिकल नेम्स का यूज सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट किए थे? चलिए देख लेते हैं इसमें हम ऑप्शंस क्या क्या पाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, बोला गया है कैरोलस लीनियस होगा आंसर, या फिर एरिस्टोटल होगा आंसर, रॉबर्ट हुक होगा आंसर, या फिर व्हीटाकर होगा आंसर। हम सभी को पता है सबसे पहले इसके बारे में बोला था सर कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने हमें टैक्सोनॉमी का आइडिया दिया था। तो एग्जैक्टली कैरोलस लीनियस है हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज डैश वर्ड्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितना वर्ड्स होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 5, 2, 1 या फिर 3। बाइनोमियल यानी कि बाई का मतलब होता है 2, हम सभी को पता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो गया 2। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितना होते हैं? 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइनोमियल में कितना होता है, कितना वर्ड्स, यानी कि 3 होगा। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। देखिए आगे का क्वेश्चन दिया गया है इट इज अ हैंडी बुक। तो ऐसा कुछ चीजों के बारे में बोला जा रहा है जो कि एक हैंडी बुक है जिसमें इंस्ट्रक्शंस रहते हैं किसका? ऑकरेंस, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसके बारे में जानकारी हमें कौन सी बुक में से, यानी कि कौन सा प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है? क्या उसको मोनोग्राफ बोला जाता है? क्या उसको मैनुअल बोला जाता है? क्या उसको फ्लोरा बोला जाता है? क्या उसको कीज बोला जाता है? तो एक हैंडी बुक है जिसके बारे में हम ऑकरेंस के बारे में, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, स्पीशीज जो हमने पाया ये सब लिखते हैं। तो ऐसा कौन सा मैनुअल होगा, क्या होगा? तो हमारा सही जवाब होगा मैनुअल। पता है कैसे? क्योंकि हम लैब मैनुअल्स यूज करते हैं ना, कि लैब पे हम कौन सा स्पीशीज का क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कौन सा पार्ट का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसका जो पिक्चर होता है, फिगर होते हैं, वो हम ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल मैनुअल होगा हमारा सही जवाब। देखते हैं मैनुअल है कि नहीं। एग्जैक्टली मैनुअल इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं जहां पे इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप, तो जहां पे भी इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप पे अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। याद कीजिए हम सबसे पहले जो हमारा वीडियो था वहां पे हमने डिस्कस किए थे कि जहां पे ये इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप ये दोनों एक साथ जुड़ जाए तो वहीं पे एक वर्ड आता है, दैट इज द फाइलोजेनी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे फाइलोजेनी का नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, कि अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स बोला जाता है जहां पे सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, यानी कि जो हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में बोले थे वहां पे एनी रैंक होगा। क्या होगा वो? स्पीशीज, क्या होगा वो? जीनस, क्या होगा वो? ऑर्डर, या फिर वो होगा टैक्सन। तो एनी रैंक, सिमिलर स्टेटस ऑफ एनी रैंक अगर बोला गया है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे ऑब्वियसली टैक्सन बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर सिमिलर स्टेटस है, यानी कि टैक्सन, एक बड़ा जो स्टेटस है उसको भी टैक्सन कहा जाता है, छोटे वाला को भी टैक्सन कहा जाता है। ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक हो उसे हम टैक्सन के नाम से ही जानेंगे। तो यही हो गया हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे फिल इन द गैप्स के बारे में। स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक वर्ड ऑफ रहेगा, वो क्या है वो हमें जानना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है।
डैश रेफर्स टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, फाइलोजेनी। फाइलोजेनेसी से हम क्या कर सकते हैं, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और जेनेटिक रिलेशनशिप है दोनों के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा फिल इन द गैप्स क्या है। डैश इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ जब डाइवर्सिटी जुड़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे एक ही नाम से बोला जाता है, दैट इज द सिस्टेमेटिक्स। क्योंकि सिस्टेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉट ओनली द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट आल्सो इट कनेक्ट्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब एक जगह पे आते हैं उसे हम सिस्टेमेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एनी कैटेगरी और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स द रैंक एंड इज कॉमनली कॉल्ड एज इसको क्या बोला जाएगा, कोई भी कैटेगरी जो रैंक को रिप्रेजेंट करता है उसे कॉमनली बोला जाता है टैक्सन। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की कि टैक्सन मतलब वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो बड़ा वाला रैंक हो चाहे वो छोटा वाला रैंक हो, उसे एक ही नाम से बोला जाता है। हर एक रैंक के जो होते हैं कैटेगरी उसको हम टैक्सन बोलते हैं। सिंगुलर हुआ तो टैक्सन, प्लूरल हुआ तो उसे हम बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Dash refers to the range of organisms present on Earth. Range of organisms, तो range of organisms present on Earth इसे हम क्या नाम से जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि हम पढ़े थे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है the range of diversity। इतने सारे मतलब इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है, the range इतना सारा मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक, तो इसी को तो हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो सिमिलर जैसा होगा एंड इज एबल टू फ्रीली इंटरप्रेट अमंग देमसेल्व्स। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, फ्रीली इंटरप्रेट होगा अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखिए कभी भी जब ऐसे लाइन जो थोड़ा सा बड़ा सा लाइन दिया जाता है तो वहां पे जो कीवर्ड्स है उसको उठाइए। जब हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं तभी वहां का कीवर्ड्स उठाइए, उस कीवर्ड से चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, एकदम फटाक से वो चीज मेमोराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स क्या क्या बताया, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फ्रीली इंटरप्रेट कर सकता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देगा, तो वो स्पीशीज के सिवा और क्या हो सकता है। देखिए सही जवाब क्या है, एग्जैक्टली स्पीशीज ही होगा हमारा सही जवाब, क्योंकि स्पीशीज का डेफिनेशन पे ही लिखा है सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, फ्रीली इंटरप्रेट कर सकेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। डैश आर द कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस, दैट इज दे आर मेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो आंसर ऑब्वियसली होगा बोटैनिकल गार्डन्स, क्योंकि प्लांट्स की जो कलेक्शन है इसका एक और भी ऑप्शन हमारे पास था, दैट वाज द हर्बेरियम। पर हर्बेरियम पे तो लिविंग प्लांट्स नहीं रहता, तो यहाँ पे कीवर्ड कौन सा आ गया, यहाँ पे कीवर्ड आ गया द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। इसी से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। And dash is an assemblage of families related to one another in a few characters। अब ये बड़ा मजे के सवाल है। देखिए यहाँ पे है assemblage of families। अगर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हमारे थे वहां का जो हायरार्की है ये हमें याद रहे तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑर्डर। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑर्डर। अब अगर ऐसा हो कि आपको वो हायरार्की के बारे में याद नहीं है, फिर भी हम ये कर सकते हैं, एक छोटा सा ग्रामरिकल हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, एन होगा तो मतलब जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है उसमें एक ही वावल से शुरू होता है, दैट इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर हो गया हमारा सही जवाब, लेकिन ये तुक्का हर जगह नहीं चलेगा, तो हमें याद रखना पड़ेगा आंसर्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा रहा। ठीक है, हमारा अगला सवाल रहा, डैश इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज जब होता है मतलब ग्रोथ होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अगर एक बार हो जाए, मास का चेंज
कम से अगर बढ़ जाए तो वो फिर से रिवर्स कभी नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनिज्म जो बच्चे से बूढ़ा हो चुका है, मास का ग्रोथ हो चुका है, साइज का इंक्रीज हो चुका है, वो फिर से वापस कैसे जाएगा उसका पहले वाला मास से? तो ग्रोथ ही है जो इरिवर्सिबल इंक्रीज है ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और मास। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड रह गया ये इरिवर्सिबल इंक्रीज, जहां से हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा रहा। हमारा अगला सवाल रहा डैश। अ डैश इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कैरेक्टर्स इन कॉमन। अ डैश इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस रहता है, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली होगा फाइलम, क्योंकि फाइलम के बाद क्या आता है? फाइलम के बाद क्लास आता है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा फाइलम। क्योंकि मैं बोली थी कि अगर हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज का जो हायरार्की है उसे याद रहे तो हम इस आंसर तक जरूर पहुंच सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में लिखा गया है ICZN स्टैंड्स फॉर। ICZN स्टैंड्स फॉर यानी कि हमें पता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अभी अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहता व्हाट डू यू मीन बाय ICBN, तो हमारा क्या आंसर होता? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, यही होता ना, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, यही होता हमारा आंसर। अभी यहाँ पे हमारा अगर सवाल होता ICBAN या फिर BSCN, इसका क्या नाम मतलब होता है, तो हमारा आंसर होता इंटरनेशनल कोड फॉर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, यही होता हमारा आंसर। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, तो ऐसा होता है जो रूल्स, जो गाइडेंस देते हैं हमें कि साइंटिफिक नेम्स को एग्जैक्टली किस तरीके से लिखा जाएगा, उसका रूल्स क्या होगा, ये तो हमें पता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला जो सवाल रहेगा वो क्या रहेगा, चलिए देख। अगले सवाल पे हमारे स्क्रीन पे आ चुका है सेक्शन सी, यानी कि अभी हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, बोला जाएगा वो सही है कि जवाब जो है वो सही है कि गलत है, बताओ। चलिए बताते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सेंटेंस ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या है? अ मैनुअल इज अ टैक्सोनॉमिक एड जो कंटेन करते हैं कंप्लीट या फिर कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया कवर्ड, कीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, जेनेरा, स्पीशीज व्हिच हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये इनकरेक्ट वाला नहीं है, यहाँ पे एक स्पेस है, व्हिच हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो मैनुअल एक टैक्सोनॉमिक एड है जो क्या ये सारे के सारे चीजों को कंटेन करते हैं और जो हमें हेल्प करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज। क्या होगा हमारा आंसर? ऑब्वियसली हमारा आंसर तो जरूर होगा ट्रू, क्योंकि यही तो काम करते हैं मैनुअल। तो दूसरा वाला हमारा जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आए, ये देखिए, ये है नोमेनक्लेचर रेफर करता है टू द असाइनिंग ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर जो स्पीशीज होते हैं उसको नाम असाइन करने में हेल्प करता है। क्या होगा जवाब? जवाब जरूर होगा ट्रू, क्योंकि नेमिंग ऑफ द स्पीशीज इन द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उसी को हम नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं जरूर। अभी देखते हैं अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट क्या है। A key is an analytical scheme for identification of plants and animals. कीज पे हम एनालिटिकल, ये रहा हमारा कीवर्ड। मैंने बोली कि हर स्टेटमेंट में कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कीजिए, तो की में कीवर्ड ये आया कि ये एनालिटिकल स्कीम होते हैं। एग्जैक्टली की में हम एनालिसिस को काम पे लगाते हैं, तो हमारा आंसर होगा जरूर ट्रू, क्योंकि की में हम एनालिसिस ही करते हैं। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है क्या है? ग्रोथ इज डिफाइंड एज ए रिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर। देखिए कुछ देर पहले हमने एक फिल इन द गैप्स किया था, जहां पे हम बोल रहे थे ग्रोथ का मतलब होता है वो इरिवर्सिबल, एक बार ग्रोथ हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रिवर्सिबल है, तो क्या होगा? ये हो गया गलत, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, क्लासिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स एंड रिलेशनशिप। तो क्लासिफिकेशन क्या यही है कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स के बीच विद इन डिस्टिंक्शन यानी कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर से, और हम प्लेस करते हैं उसे ग्रुप पे जो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंट फीचर और रिलेशनशिप। ऑब्वियसली यही तो करते हैं हम क्लासिफिकेशन में, तो इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यही है क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि टैक्सोनॉमी के बारे में बोला गया है जो डील करता है विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग यानी कि नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में हम इसके सिवा और क्या करते हैं, यही तो करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो ये जवाब हो गया हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जूलॉजिकल पार्क्स आर द प्लेसेस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स अंडर कंडीशंस वेरी सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। अभी यहाँ पे देखो बोला गया है, मैं बोली थी कि आप क्या करोगे, कीवर्ड्स को उठाओगे। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा गया है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या जूलॉजिकल पार्क्स में डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द आंसर विल बी फॉल्स, ये गलत जवाब है। अभी देखो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है क्या दिया गया है, बोला गया है फैमिली के बारे में। अब फैमिली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज दैट आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर देन विद द जेनेरा ऑफ अदर फैमिलीज। पिटूनिया, एट्रोपा, सोलेनम ये इंक्लूड होता है सोलानेसी पे। तो फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ये बोलो कि हायरार्की में जो सेवरियन ऑब्लिगेट कैटेगरीज थे वहां पे हम देखे थे कि फैमिली रिप्रेजेंट नहीं करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनेरा, जेनेरा और जीनस। तो हो गया ये हमारा जवाब फॉल्स, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज को नहीं बल्कि जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट स्क्रीन पे क्या है। स्क्रीन पे जो अगला स्टेटमेंट है, मोनोग्राफ के बारे में बोला जा रहा है कि एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जो हमें देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टैक्सन, यानी कि वो फैमिली के बारे में हो सकता है, जीनस के बारे में हो सकता है, स्पीशीज के बारे में हो सकता है। तो क्या मोनोग्राफ के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि मोनोग्राफ हमें ऐसे ही हेल्प करते हैं जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी रेफर करते हैं टू द रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। तो मैं फिर से बोल रही हूं कि रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कीवर्ड क्या है, रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही तो हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट प्रेजेंट है कि ये बोला जा रहा है एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए ये आंसर हमारा हो गया क्या, गलत जवाब। ये सही नहीं है। रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर तो होता है वो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अगला जो हमारा सेक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा सेक्शन डी। हम सेक्शन डी के और बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in। और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।